लक्ष्मणपुर गांव में हरिया अपनी पत्नी मंजू और बेटी वर्षा के साथ रहता था। हरिया लोगों के कपड़े सिलकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। हरिया उस पूरे गांव में सबसे गरीब था। बाबा, माँ, अब तो सो जाओ। देखो ना कितनी रात हो गई है। बस बेटी, ये 2 लहंगे और बना लूं। कल ग्राहक को तैयार करके देने हैं। लो जी, ये वाला मैंने काट दिया है, अब आप सिलाई लगा दो। दोनों मियाँ बीवी इस तरह दिन रात मेहनत करते थे ताकि वो अपनी बेटी की अच्छी परवरिश कर सके। ऐसे ही समय बीता और वर्षा अब बड़ी हो गई। एक रोज जब हरिया घर लौट रहा था तो उसे देख गांव के 2 आदमी बातें करते हैं। अरे वो देखो, वो जा रहा है गरीब लड़की का बाप हरिया। अरे आज लड़की की जगह एक लड़का पैदा किया होता तो कम से कम नौकरी करके घर बार तो देख लेता, लेकिन इसकी बदकिस्मती तो देखो, एक तो गरीब, ऊपर से लड़की का बाप। पता नहीं ये गरीब अपनी बेटी को भी दहेज कैसे दे पाएगा। शायद इसलिए अभी तक इसकी बेटी के लिए कोई रिश्ता लेकर नहीं आया। मुझे तो इस पर बड़ा ही तरस आता है भैया। बेचारा हरिया चुपचाप घर आ जाता है और कपड़े सिलने लगता है। तभी मंजू उसके पास आकर कहती है, क्या हुआ जी, आज कड़ी धूप से आते ही काम पर लग गए और आपने खाना भी नहीं खाया। सब ठीक तो है ना? मंजू, अपनी वर्षा अब जवान हो गई है। गांव में उसकी उम्र की सब लड़कियों की शादी हो गई, लेकिन अपनी वर्षा अभी तक कुंवारी है। दिन रात आंखें फोड़ कर कपड़े सिल कर भी हम इतने पैसे नहीं कमा पा रहे कि उसकी शादी कर सके। हमारी तो 2 वक्त की रोटी का गुजारा भी ठीक से नहीं हो पाता, तो उसकी शादी कैसे करेंगे? आप परेशान मत होइए जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बस ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। बाबा, माँ, थोड़े से चावल बचे थे, मैंने उसमें नमक और हल्दी बनाकर पका दिया है। चलो तीनों इसमें से थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। वर्षा के आते ही हरिया और मंजू भी अपने आंसू पोंछ लेते हैं। वर्षा एक कटोरा लाती है जिसमें थोड़े से चावल होते हैं, जिन्हें देख हरिया सोचता है, हे ऊपर वाले, इतने से चावल, इससे तो किसी का भी पेट नहीं भरेगा। वो बेटा, मेरा पेट आज भारी है, मुझे भूख नहीं है। ऐसा करो, तुम दोनों ही खा लो। दोनों माँ बेटी समझ जाती हैं कि थोड़े से चावल देखकर हरिया ने खाने से इनकार कर दिया। तभी उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है जिसकी हालत बहुत खराब होती है। मेरी मदद करो, कोई इस गरीब को खाना खिला दो। उस बूढ़ी औरत के हाथ पर एक गहरा घाव लगा हुआ था। मंजू और हरिया उस बूढ़ी औरत को अपनी झोपड़ी में लाकर खाट पर बैठा देते हैं। फिर उसे पानी पीने को देते हैं और पूछते हैं, अरे अम्मा, ये चोट कैसे आई तुम्हें? बेटा, यूँ समझ लो कोई जानवर पीछे पड़ गया था। फिर हरिया उसके घाव पर कपड़े की कतरन की पट्टी बनाकर बांध देता है। हरिया की बेटी भी बड़े ही अच्छे स्वभाव की होती है। वो चावल का कटोरा बूढ़ी अम्मा को खाने को दे देती है। लो अम्मा, इसे तुम खा लो, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना? खुद के लिए घर में खाने को एक दाना नहीं है और सारे चावल लाकर मुझे दे दिए। तुम्हारे जैसा नेक दिल परिवार तो कहीं नहीं होगा। इस गांव में सभी लोग तुमसे अमीर हैं, लेकिन फिर भी उन सब ने मुझे खाना देने से इनकार कर दिया, मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। इतना कहते ही वो बूढ़ी औरत एक सोन परी में बदल जाती है। सोन परी? हाँ, मैं एक सोन परी हूँ और मैंने सबकी परीक्षा लेने के लिए ही ये रूप धारण किया था, लेकिन इस घर से अच्छा घर मुझे पूरे गांव में कहीं नहीं मिला। अब मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम जब भी किसी चीज को पुकार कर मेरा नाम लोगे तो वो सोने में बदल जाएगी। हरिया, जो लहंगा तुमने अपनी बेटी वर्षा की शादी के लिए बनाकर रखा है, जरा उसे छूकर मेरा नाम तो लो। हरिया झट से बक्से में से वर्षा के लिए बनाया हुआ लहंगा बाहर निकाल कर लाता है
और उसे छूकर सोनपरी कहता है। पल भर में ही वो लहंगा सोने में बदल जाता है। ये करिश्मा देख वो सभी हैरान रह जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सोनपरी, ये तो सचमुच कमाल ही हो गया। हाँ सोनपरी, हमारी सारी परेशानियाँ खत्म हो गयी। आपने मेरे माँ बाबा को सब कुछ दे दिया सोनपरी, आप सचमुच बहुत अच्छी हो। तुम सब अब खुश रहो, तुम्हें अब कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इतना कहकर वो सोनपरी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। अब हरिया सोनपरी का नाम लेकर पत्थर भी छूता तो वो भी सोना बन जाता, जिन्हें वो सुनार की दुकान में ले जाकर बेचाता, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। अब वो एक बड़ा सा घर बनाकर रहने लगते हैं, जिसमें सुख सुविधा की हर चीज मौजूद होती है। अब वो उस गांव में सबसे अमीर हो जाते हैं। फिर वर्षा की शादी शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन के बेटे से हो जाती है और शादी में वो अपना वही सोने का लहंगा पहनती है। फिर हरिया और मंजू उसे ढेर सारे उपहार देकर हंसी खुशी से विदा करते हैं। कलकत्ता के एक छोटे से शहर में अमायरा अपनी छोटी बहन श्रुति के साथ रहती थी। अमायरा बहुत ज्यादा गरीब थी और वो एक छोटे से किराए के घर में रहा करती थी। उनके माता पिता का कई साल पहले ही देहांत हो चुका था, जिसके बाद से अमायरा को अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ता था और अपना घर चलाने के लिए अमायरा एक कपड़े की दुकान पर काम किया करती थी। अरे आंटी जी, ये गाउन हमारी दुकान का सबसे स्टाइलिश और ट्रेंडिंग गाउन है। मार्केट में इस गाउन की बहुत ज्यादा डिमांड है और ये गाउन आपकी बेटी के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। अरे मॉम, क्या सोच रही हो, ले लीजिए ना। और वैसे भी मुझे इस तरह के स्टाइलिश गाउन बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा बाबा, ठीक है, ले लो। वैसे कितने का है ये गाउन? आंटी जी, वैसे तो ये गाउन 12,000 रूपए का है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए 10,000 का लगा देती हूँ। ठीक है, ये लो पैसे और इसे पैक कर दो। इतना कहकर वो कस्टमर वहाँ से चले जाती हैं। तभी वहाँ पर दुकान का मालिक आ जाता है और वो अमायरा से कहता है, अरे वाह मायरा, तुम तो बहुत अच्छे तरीके से सीख गई हो दुकान चलाना। 6,000 का गाउन तो तुमने 10,000 रूपए में बेच दिया, क्या बात है। अरे अंकल जी, ये सब कुछ तो मैंने आप ही से सीखा है। अच्छा चलो, बहुत रात हो गई है, अब तुम भी अपने घर चली जाओ। और हाँ, ये लो 1,000 रूपए, अपनी छोटी बहन के लिए एक सुंदर सी ड्रेस और आइसक्रीम खरीद लेना, वो बहुत खुश हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल जी। अरे इसमें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो तुम्हारी मेहनत है जिसका तुम्हें फल मिल रहा है। फिर अमायरा बाजार से अपनी बहन के लिए एक सुंदर सा गाउन और उसकी मनपसंद आइसक्रीम लेकर जाती है, जिसे देखकर श्रुति अमायरा से कहती है, अरे दीदी, क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। और ये क्या, आप मेरे लिए मेरी मनपसंद आइसक्रीम और इतनी सुंदर ड्रेस भी लेकर आई हैं। हाँ मेरी प्यारी बहन, और ये लो, जल्दी से आइसक्रीम खा लो वरना सारी पिघल जाएगी। दीदी, आप मेरे लिए दिन रात कितनी मेहनत करती हो ना, लेकिन मैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। अरे मेरी प्यारी बहना, तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और मन लगाकर पढ़ाई करो। मुझे इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। आप देखना दीदी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो मैं आपके लिए एक ऐसी ही कपड़े की दुकान खोल कर दूंगी। फिर आप अपनी खुद की दुकान में बैठकर आराम से कपड़े बेचना। अरे हाँ मेरी बहन, क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले तुम चलकर खाना खा लो और जल्दी से सो जाओ। कल सुबह तुम्हें स्कूल भी तो जाना है ना। और इसी तरह दोनों बहनों की जिंदगी बड़े ही सुकून से गुजर रही होती है। तभी अगले दिन श्रुति को स्कूल भेजने के बाद जब अमायरा अपनी दुकान के लिए निकल रही होती है, तभी सामने से उसका मकान मालिक ओम प्रकाश आता है और कहता है, अरे अमायरा, इतनी सुबह सुबह क्या अपनी दुकान पर जा रही हो? हाँ अंकल जी, लेकिन आप सुबह सुबह यहाँ, किराया तो मुझे 2 दिन बाद देना है ना। अरे हाँ, वो तो मुझे पता है, मैं तो बस यहाँ ऐसे ही चला आया था। अरे तो आइए ना अंकल जी, मैं आपके लिए चाय या जूस बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम तो बस मेरा एक काम कर देना। वो 2 दिन बाद मेरी पत्नी का जन्मदिन है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी दुकान का सबसे सुंदर सूट लाकर मुझे दे देना, ताकि मैं अपनी पत्नी को गिफ्ट कर सकूँ। और रही बात पैसों की, तो जब मैं किराया लेने आऊँगा तभी हम हिसाब कर लेंगे।
कोई बात नहीं अंकल जी, मैं आंटी जी के लिए अपनी दुकान का सबसे स्टाइलिश और डिजाइनर सूट लेकर आऊंगी। देखना आंटी जी को वो सूट बहुत पसंद आएगा। इतना कहकर अमायरा खुशी खुशी अपने काम पर चली जाती है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये खुशी बस कुछ पल की ही थी, क्योंकि जब अमायरा अपनी दुकान पर पहुंचती है तो वो देखती है कि दुकान का ताला पहले से ही टूटा पड़ा है और शटर भी आधा खुला पड़ा है, जिसे देखकर अमायरा कहती है, अरे ये क्या, शटर का ताला तो पहले से ही खुला पड़ा है। दुकान की चाबी तो कल अंकल जी मुझे देकर गए थे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। इतना कहकर अमायरा जैसे ही शटर उठाती है तो वो देखती है कि दुकान का आधे से ज्यादा माल चोरी हो चुका था और ये देखकर अमायरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद वो फटाफट से दुकान के मालिक को फोन करके वहाँ पर बुलाती है। तभी कुछ देर बाद जब दुकान का मालिक वहाँ पर आता है तो आसपास के सभी दुकान वाले उससे कहते हैं, अरे देख लिया ना बबलू भाई, इस लड़की पर भरोसा करके आपने अपनी दुकान की चाबी इसके हाथ में सौंप दी और आज इसी लड़की ने आपकी पूरी दुकान की सफाई कर दी। इसीलिए आजकल किसी पर इतना भरोसा भी नहीं करना चाहिए। वैसे आपने अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरा तो लगवाया था ना? नहीं, मैंने अपनी दुकान में कोई कैमरा नहीं लगवाया है। अरे बिना सबूत के तो हम इस लड़की को पुलिस के हवाले भी नहीं कर सकते हैं। अब क्या करोगे आप? अमायरा, मैंने तुझ पर कितना भरोसा किया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तू मुझको ही धोखा देगी। चली जा यहाँ से और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। और तुम सभी सुन लो, अगर किसी ने अपनी दुकान में इस लड़की को काम दिया तो उसके साथ भी ये ऐसा ही धोखा करेगी। उन लोगों के बीच अमायरा अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं बोल पाती है और वहाँ से रोते हुए चुपचाप अपने घर चली जाती है और अपने माता पिता की तस्वीर के आगे खड़ी होकर कहती है, हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? आज मुझ पर उन सब ने चोरी का इल्जाम लगाया है, लेकिन आपको तो पता है ना कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। लेकिन फिर भी उन सभी दुकान वालों ने मेरे खिलाफ अंकल जी को ऐसा भड़काया कि वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और इस तरह अमायरा के काम पर न जाने की वजह से अमायरा के घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है और जब कई महीनों तक अमायरा अपने घर का किराया नहीं देती है तो अगले दिन ही मकान मालिक आकर अमायरा से कहता है, अरे अमायरा, पूरे 2 महीने हो गए हैं, लेकिन तूने अभी तक घर का किराया नहीं दिया है। इसलिए अगर तूने आज किराया नहीं दिया तो तू ये घर खाली करके जा सकती है। अंकल जी, मुझे बस कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैं जल्दी ही आपका सारा किराया दे दूंगी। अरे मेरा किराया कहाँ से देगी जब तेरे पास नौकरी ही नहीं है। मुझे सब पता है कि तुझे तेरे दुकान के मालिक ने काम से निकाल दिया है और अब तुझे कहीं भी कोई काम नहीं देगा। इसलिए अब तू ये बहाने बनाना बंद कर दे और मुझे मेरे पैसे दे, वरना ये घर खाली करके चली जा। इतना कहकर ओम प्रकाश अमायरा और उसकी छोटी बहन को घर से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद अमायरा अपने माता पिता की तस्वीर हाथ में लिए अपनी बहन को लेकर फुटपाथ पर इधर उधर भटकने लगती है। तभी अमायरा की छोटी बहन कहती है, दीदी अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि हम लोग दूसरा घर देख सके। श्रुति, तू इन सब की चिंता मत कर, तेरी बड़ी बहन है ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। बस आज रात हम लोग इसी पेड़ के नीचे गुजार लेते हैं, कल सुबह देखेंगे कि क्या करना है। इतना कहकर दोनों बहनें उसी पेड़ के नीचे कपड़ा बिछाकर सो जाती है और अगले दिन अमायरा अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे बैठाकर काम की तलाश में निकल पड़ती है। लेकिन अमायरा को कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलता और वो दिन भर भूखे प्यासे काम की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है। पर शाम होने के बाद जब वापस वो अपनी बहन के पास आती है तो आँखों में आंसू लिए वो कहती है, मुझे माफ कर देना मेरी बहन, लेकिन मैं आज भी तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाई। पता नहीं ऊपर वाला हमारी और कितनी परीक्षा लेंगे, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? अमायरा के इतना कहते ही उसके पास रखी उसके माता पिता की तस्वीर अचानक से चमक उठती है और उसके अंदर से सोने और चांदी के चमचमाते हुए लहंगे बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर अमायरा और उसकी छोटी बहन हैरान हो जाती है। तभी उसकी माँ की तस्वीर से एक आवाज आती है,
घबराओ मत मेरे बच्चों, ये सोने और चांदी के जादुई लहंगे अपने माता पिता का आशीर्वाद समझकर अपने पास रख लो, और जब भी तुम किसी भी तकलीफ में होगी तो इस चांदी के लहंगे को पहनकर तुम जो कुछ भी मांगोगी ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। और जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत होगी तो तुम ये सोने का जादुई लहंगा पहन लेना, ये तुम्हारी पैसों की सारी समस्या दूर कर देगा। और तुम दोनों बस इसी तरह हमेशा एक साथ रहना, तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। अपनी माँ की ये बात सुनकर दोनों बहनों की आंखों में आंसू आ जाती है। तभी अमायरा कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ और पिताजी, आज आपने अपना ये आशीर्वाद हमें देकर हम दोनों की सारी तकलीफों को दूर कर दिया है। अब हम खुशी खुशी अपना जीवन गुजार पाएंगे। इतना कहकर अमायरा सबसे पहले चांदी का लहंगा पहनते ही अपने लिए एक घर मांगती है, और उसके ऐसा कहते ही उसके सामने एक सुंदर सा घर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। तभी श्रुति कहती है, अरे वाह दीदी, ये तो सच में जादुई लहंगा है। चलो अब हम लोग अपने घर के अंदर चलते हैं। और इस तरह घर के अंदर जाते ही श्रुति सोने का लहंगा पहनकर ढेर सारे पैसे मांगती है, जिसके बाद उसके सामने ढेर सारी नोटों की गड्डियों का ढेर लग जाता है। और अब अमायरा उन्हीं पैसों से अपना एक बड़ा सा कपड़ों का शोरूम खोलती है, जिसके बाद दोनों ही बहनें एक साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। और अब उनकी जिंदगी में किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होती है। आराध्या और माला दोनों अमीर गरीब सहेलियां थीं। आराध्या एक अमीर व्यापारी की बेटी थी और माला एक गरीब मजदूर की बेटी। माला बहुत भोले स्वभाव की थी। उसे लगता था कि आराध्या अमीर होकर भी उसकी सहेली है, जबकि ऐसा नहीं था। आराध्या सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही माला के साथ रहती थी। माला, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, और तू जानती है ना, मेरी कॉलेज के बहुत से प्रोजेक्ट करने अभी बाकी रह गए हैं। क्या आज तू अपने कॉलेज से छुट्टी लेकर मेरे प्रोजेक्ट पूरे कर देगी? 2 दिन बाद तो मेरी भी परीक्षाएं हैं, मुझे भी तो तैयारी करनी है। प्लीज, तू तो मेरी अच्छी सहेली है ना, अपनी सहेली के लिए इतना भी नहीं कर सकती? हाँ ठीक है, कर दूंगी। अक्सर ही ऐसा होता था। आराध्या माला के साथ अपनी दोस्ती का बहुत फायदा उठाती थी। माला भी सीधेपन से उसके सारे काम कर देती थी। इस वजह से कई बार माला की खुद की परीक्षाएं भी अच्छी नहीं जा पाती थी। क्या बात है माला, तुमने अपने सारे लेक्चर छोड़ दिए? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे कॉलेज का ये लास्ट ईयर है, तुम्हें इसलिए ज्यादा मेहनत करनी है, और तुम इस बार की परीक्षाओं में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाई हो। सॉरी मैम, इस बात का मैं ध्यान रखूंगी कि मैं अगली परीक्षाएं अच्छे से दे सकूं। माला को पता था कि उसकी परीक्षाएं अच्छी ना जाने का कारण क्या है, पर वो अपनी दोस्ती के नाते चुप रहती है। माला, तू आराध्या के सारे काम करती है, देखा इसी वजह से तेरी परीक्षा में कितने कम नंबर आए हैं। अरे तू उसे बोल दिया कर कि तेरी अपनी भी पढ़ाई है, ये थोड़ी है कि तू उसके काम करेगी और अपना छोड़ देगी। माँ, आराध्या मुझे अपनी अच्छी दोस्त मानती है, और फिर एक दोस्त की मदद करना तो एक दूसरे दोस्त का फर्ज होता है। कोई नहीं, मैं इस बार ज्यादा मेहनत कर लूंगी। माला इस बार पास तो हो जाती है, पर उसके मार्क्स बहुत कम आते हैं। कुछ दिनों बाद शहर में एक बहुत बड़ा फैशन शो होने वाला था। आराध्या भी इस फैशन शो का हिस्सा बनकर इस फैशन शो को जीतना चाहती थी, इसलिए वो सबसे स्पेशल दिखने के लिए तैयारी कर रही थी। पापा, फैशन शो में जिसका लहंगा सबसे बेस्ट होगा उसे ही फर्स्ट प्राइज मिलेगा। मैं चाहती हूँ मेरा लहंगा सबसे सुंदर और स्पेशल दिखे। पापा, क्यों ना आप मेरे लिए सोने का लहंगा बनवा दो? बस फिर तो देखना किसी की भी औकात नहीं है कि मुझसे जीत जाए, क्योंकि सोने का लहंगा सिर्फ मैं ही बनवा सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत अमीर हूँ। हाँ हाँ ठीक है मेरी प्यारी बिटिया, जो तुम चाहती हो वैसा ही लहंगा बनवा लो। सोने का लहंगा बनवा कर दे रहे हो? अरे बहुत महंगा बनेगा। तो क्या हुआ आराध्या की माँ, हमारी बिटिया कुछ दिनों बाद अपने ससुराल चली जाएगी। अभी तो शादी से पहले इसके पास मौका है इस तरह के कंपटीशन में हिस्सा लेने का और अपनी इच्छाओं को पूरा करने का। कोई नहीं, जा बिटिया, तुझे जैसा सोने का लहंगा बनवाना है बनवा ले, पैसे मैं दे दूंगा। ठीक है पापा। अगले दिन माला और आराध्या बातें करते हुए जा रही थी। तभी बातों ही बातों में आराध्या को पता चलता है कि माला भी इस फैशन शो में हिस्सा ले रही है, तो वो जोर जोर से हंसने लगती है। तू और कंपटीशन में हिस्सा लेगी?
जीत सके। ये कंपटीशन ना हम जैसे अमीरों के लिए है, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं। एक सेकंड, बुरा मत मानना, मैं जो बोल रही हूँ ना बिल्कुल सच बोल रही हूँ। कंपटीशन में सबको बढ़िया लहंगे पहनने हैं और तुझे पता है मैं पहले ही सोने का लहंगा खरीद चुकी हूँ, तो कंपटीशन में दूर दूर तक कोई नहीं है जो मेरी बराबरी करेगा। तू मेरी सहेली है इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तो इस कंपटीशन में हिस्सा मत ले। वो तो ठीक है, पर माँ का मन है कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लूँ। वो मेरे लिए बहुत सुंदर लहंगा तैयार करने में मेरी मदद कर रही है। मैं लहंगा घर पर ही सिल रही हूँ। क्या तो लहंगा घर पर ही सिल रही है? रहने दे, कोई फायदा नहीं है। घर पर सिले हुए लहंगे वालों को तो एंट्री भी नहीं मिलने वाली। अच्छा, मैं जा रही हूँ, तो शाम को घर पर आ जाना। मुझे लहंगे के साथ की ज्वेलरी लेने जाना है। माला का मन थोड़ा खराब हो जाता है और वो घर जाकर उदास हो जाती है। अरे माला, तू आ गई। देख, मैंने सोच लिया है कि तू इस फैशन शो में घास का बना हुआ लहंगा पहनेगी। घास का लहंगा बहुत सुंदर बनेगा। मैं तेरे लिए घास का लहंगा तैयार करने में मदद करूंगी। तो जल्दी से जाकर बगीचे में से ढेर सारी घास तोड़ लाना और बड़ी बड़ी घास लाना। अरे क्या हुआ माला, मैं कुछ बोल रही हूँ। माँ, मैं इस कंपटीशन को नहीं जीत पाऊंगी, मुझे पता है। फिर मैं बेकार में ही मेहनत करूंगी। आपको पता है आराध्या ने सोने का लहंगा खरीदा है और उसका लहंगा बहुत सुंदर है। वहाँ पर बैठे हुए सारे लोग मुझ पर हंसेंगे अगर मैं घास का लहंगा पहन कर जाऊंगी तो। माला, अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है, तभी हम दुनिया को जीत सकते हैं। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। हार और जीत कुछ नहीं होती, प्रतियोगिता में हिस्सा लेना ही बड़ी बात होती है। और तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लो। हार और जीत का फैसला तुम लेना छोड़ दो, बस तुम अपना 100% दो। अपनी माँ की बातें सुनकर माला में हिम्मत आती है और वो अपने लिए घास का लहंगा तैयार करना शुरू करती है। फैशन शो आने तक माला अपनी माँ के साथ मिलकर बहुत बढ़िया घास का लहंगा तैयार कर लेती है। जब आराध्या फैशन शो वाली जगह पर पहुँचती है तो माला वहीं पर खड़ी हुई थी। माला का लहंगा बहुत ही अलग डिजाइन का था। माला के लहंगे को देखकर आराध्या के साथ की और भी लड़कियाँ हंस रही थी। माला, तूने ये क्या पहन लिया? तू तो बिल्कुल तमाशा लग रही है। मैंने तुझे मना किया था ना कि तू इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगी। अब मेरे से दूर होकर चल। मैंने सोने का लहंगा पहना हुआ है, तेरा घास का लहंगा मेरे सोने के लहंगे को खराब कर देगा। चल दूर हट। ठीक है राध्या, फिर मैं अंदर चली जाती हूँ। मैं तो गेट पर तुम्हारा वेट कर रही थी। सभी लड़कियाँ बहुत पैसे वाले घर की थी। खासकर आराध्या का जो लहंगा था वो तो सोने का बना हुआ था। सबने पक्का यकीन कर लिया था कि प्रतियोगिता का फर्स्ट प्राइज आराध्या ही जीतने वाली है। फैशन शो स्टार्ट होता है। एक एक करके सारी लड़कियाँ स्टेज पर पहुँचने लगी। आराध्या का नंबर आया तो वो भी स्टेज पर पहुंची। उसके बाद माला की बारी आती है। माला अपने घास के लहंगे को पहनकर स्टेज पर पहुंचती है तो जज माला की क्रिएटिविटी को देखकर चौंक जाते हैं। सारी लड़कियां स्टेज पर खड़ी होती है, जिनमें माला भी खड़ी थी। मुझे तहे दिल से ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर जितने भी जज आए हुए हैं उन्होंने इस फैशन शो प्रतियोगिता की फर्स्ट विनर चुन ली है। मैं अब उस विजेता का नाम बोलने जा रही हूँ। तो आज के फैशन शो की फर्स्ट विनर है माला। जी हाँ, माला ने इस फैशन शो के लिए जो लहंगा तैयार किया है वो इन्होंने घर पर ही सिला है और इसी वजह से इस प्रतियोगिता की पहली विजेता माला बनी है। माला के लिए जोरदार तालियां। माला को विजेता देखकर आराध्या जल भुन जाती है और फैशन शो छोड़कर चली जाती है। उस दिन जब आराध्या फैशन शो छोड़कर चली गई तब माला को एहसास हुआ कि आराध्या उसकी खुशी में शामिल नहीं हुई, क्योंकि आराध्या के मन में स्वार्थ था। वो तो केवल माला का इस्तेमाल करती थी अपने काम पूरे करवाने के लिए। माला को पुरस्कार की ट्रॉफी मिलती है। धीरे धीरे माला सफलता की ओर बढ़ने लगती है। माला अपनी मेहनत से आगे तो बढ़ गई थी, पर उसे एक बात का दुख था। उसने अपने जीवन में दोस्त को पहचानने में बहुत बड़ी। कुछ समय पहले की बात है। किसी गांव में अवंतिका नाम की एक औरत अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। अवंतिका और उसकी तीनों बेटियां चूड़ियां बेचने का काम करती थीं। इसी से उनके घर का गुजारा चलता था। ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद अवंतिका अपनी तीनों बेटियों की शादी 3 भाइयों के साथ तय कर देती है, लेकिन लड़के वाले दहेज में बहुत सारे पैसे मांगते हैं।
जिससे अवंतिका बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। माँ, लड़की वाले तो इतना सारा दहेज मांग रही हैं। अब तुम इतना सारा दहेज कैसे दोगी माँ? हाँ माँ, हम तो गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? छोड़िए ना माँ, हमें शादी वादी नहीं करनी है। तुम चिंता मत करो, मैं सालों से एक बैंक में पैसे जमा कर रही हूँ। मैं कल ही सारे पैसे बैंक से निकाल कर ले आऊंगी। फिर अगले दिन सुबह होने पर अवंतिका बैंक में पैसे निकालने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन जब वो पैसे निकालने लगती है कि तभी अपने पैसे बैंक से गायब देख उसके होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ जब अवंतिका इस बारे में बैंक के मैनेजर से बात करती है तो बैंक का मैनेजर उसे डांट कर वहाँ से भगाने लगता है और वो बेचारी निराश मन से वहाँ से चली जाती है। फिर वो गांव की एक औरत को इन सब चीजों के बारे में बताती है। अरे बहन, तुमने इस बैंक में खाता खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। ये मैनेजर बहुत बड़ा धोखेबाज है। इसने तुम्हारी तरह बहुत सारे लोगों के पैसे हड़प लिए हैं। अब हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते बहन। हे ऊपर वाले, मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हूँ। अब तो मेरे पास एक भी फूटी कौड़ी भी नहीं है। बिना पैसों के तो मेरी बेटियों की शादी टूट जाएगी। ये सब सुनकर उस औरत को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसके बाद अवंतिका चुपचाप वहाँ से अपने घर चली जाती है और घर जाकर अपनी बेटियों को वो सारी बात बता देती है। माँ, अब तो सिर्फ एक ही उपाय है। हमें पहाड़ी के पीछे वाले जंगल की नदी के पास जाना होगा। मैंने सुना है वहाँ पर एक शक्तिशाली परी रोजाना आती है। हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो परी हमारी मदद जरूर करेंगी माँ। लेकिन बेटी, वो परी अच्छी है या बुरी, हमें तो कुछ भी नहीं पता है। कहीं वहाँ जाकर कोई मुसीबत न खड़ी हो जाए बेटा। तुम चिंता मत करो माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार हम चल कर तो देखते हैं। फिर अगले दिन वो तीनों बहनें पहाड़ी के पीछे वाले जंगल की नदी के पास पहुंच जाती हैं। उसके बाद वो सभी आवाज देकर परी को बुलाने लगती हैं। थोड़ी ही देर में उनके सामने एक खूबसूरत सी परी प्रकट हो जाती है और उनसे कहती है, तुम सब कौन हो और यहाँ पर क्या करने आई हो? हम सब बहुत गरीब हैं। हमारी शादी तय हो गई है, लेकिन हमारी माँ के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। इसीलिए हम सब आपके पास मदद मांगने के लिए आई हैं। आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमने सुना है आप बहुत ही शक्तिशाली हो। दया करके आप हमारी लाचारी पर तरस खाइए और हमारे पैसों की समस्याओं को दूर कीजिए। प्लीज परी जी, प्लीज। उन तीनों की दुख भरी बातें सुनकर परी को उन पर बहुत तरस आ जाता है। उसके बाद परी उन बहनों को सोने का एक सुंदर सा लहंगा देते हुए कहती है, इस सोने के लहंगे से तुम्हें एक डंडा मांगना। ये जादुई सोने का लहंगा तुम्हें जो डंडा देगा, तुम उससे जिस भी चिड़िया की पिटाई करोगी वो चिड़िया सोने की बन जाएगी। लेकिन हाँ, इस जादुई सोने के लहंगे का इस्तेमाल तुम सब सिर्फ एक दिन के लिए ही कर सकती हो। फिर तुम्हें कल ही इसी वक्त यहाँ पर आकर मुझे मेरा जादुई सोने का लहंगा वापस लौटाना होगा। ठीक है परी जी, हम कल इसी वक्त आपका जादुई सोने का लहंगा लौटा देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो तीनों बहनें परी का शुक्रिया अदा करती हैं और फिर तीनों बहनें अपने गांव वापस लौट जाती हैं। फिर वो सभी कुछ चिड़ियों को पकड़ लेती हैं और जादुई सोने के लहंगे से जादुई डंडा मांगती हैं और उसके बाद वो उन चिड़ियों की उस डंडे से पिटाई करने लगती हैं। देखते ही देखते वो सारी चिड़िया सोने के रूप में बदल जाती हैं। ये देखकर सभी बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और उछल पड़ती हैं। उसके बाद वो तीनों बहनें सारे सोने की चिड़िया शहर में बेच देती हैं और बदले में उन्हें ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं। ये देखो माँ, हमारे पास कितने सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं। अब तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, ये सब उस दयालु परी की वजह से हुआ है। चलो अब उनका जादुई सोने का लहंगा उन्हें वापस करके आ जाते हैं। फिर वो तीनों बहनें परी का जादुई सोने का लहंगा लेकर जंगल के पास वाली नदी की ओर जाने लगती हैं। लेकिन तभी रास्ते में कुछ बदमाश लड़कियां उनका रास्ता रोक लेती हैं। उन सभी लड़कियों के हाथों में बड़े बड़े चाकू थे
देखो, मैंने सब कुछ देख लिया है। तुम सबने इस जादुई सोने का लहंगे का इस्तेमाल करके यहाँ की बहुत सारी चिड़ियों को सोने के रूप में बदला है। चलो, ये जादुई सोने का लहंगा अब हमारे हवाले कर दो, वरना तुम सभी बेमौत मारी जाओगी। ये सुनकर वो तीनों बहनें बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। अरे, अचानक ये कैसी मुसीबत आ गई? अब हम क्या करें? परी ने बहुत विश्वास करके हमें ये जादुई सोने का लहंगा दिया है। हमें उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस जादुई सोने के लहंगे की हिफाजत करनी ही होगी। लेकिन हम क्या करें? इन सबके पास तो बड़े बड़े चाकू हैं। तभी उस जादुई सोने के लहंगे में से आवाज आती है। तुम सब बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं इन सभी लड़कियों को सबक सिखाऊंगा। फिर अगले ही पल जादुई लहंगे के अंदर से शोलेदार आग निकलने लगती है और उन सभी लड़कियों को जलाने लगती है। अरे मर गई रे, मेरे शरीर में बहुत जलन हो रही है। अरे कोई तो बचाओ मुझे, बचाओ। इस तरह वो सभी लड़कियाँ दर्द के मारे रोने लगती हैं। फिर थोड़ी ही देर में उन सभी लड़कियों का शरीर पूरी तरह से जलकर खाक के रूप में बदल जाता है। अब ये सभी लड़कियाँ हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। तुम शायद नहीं जानती हो, इन लड़कियों ने आज तक ना जाने कितने लोगों की जान ली है। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। इस तरह उन सभी लालची लड़कियों को उनका सबक मिल जाता है। दूसरी तरफ वो तीनों बहनें परी को उनका जादुई सोने का लहंगा वापस लौटा देती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद उन तीनों बहनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है और वो सभी बहनें अपने अपने ससुराल जाकर हंसी खुशी से रहने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।